हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। इस सीरीज में आज हम जिस कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं वो है प्रेसिडेंट। अगर आपको ये लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ अपलोडेड है। अगर आपको ऐसे ही पॉलिटी के भारी कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से समझने में मजा आ रहा है और ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे बहुत टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, बट बहुत ज्यादा टू द पॉइंट चीजें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, चीजें हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। प्रेसिडेंट हमारे गिवन है पार्ट 5 में। मैं एक यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगी। लास्ट वाले लास्ट लेक्चर में मैंने ये बोल दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की ओथ एंड अफर्मेशन पार्ट 3 में है। दरअसल वो शेड्यूल 3 है, वो गलती से पार्ट 3 लिखा गया। एंड में मैंने बोला है शेड्यूल 3, बट मैंने पार्ट 3 वहाँ पे काटा नहीं, उस वीडियो में उस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है, इसलिए मैं अभी कर दे रही हूँ। अब आप बोलेंगे आपने मैम यहाँ पे लिख रखा है कि प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन है। एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछेंगे फर्स्ट सिटीजन है। आपकी बात ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से कोई भी नहीं पूछेगा कि इंडिया का फर्स्ट सिटीजन किसे कहा जाता है, बट जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको घुमाया जा सकता है कि फर्स्ट सिटीजन क्या हमारे सीजीआई है। नहीं, फर्स्ट सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट है। इनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम को बोला जाता है और रियल एग्जीक्यूटिव पीएम को बोला जाता है। प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जो हमारे आर्टिकल 52 से 62 है, 52 टू 62 जो हमारे आर्टिकल है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ डील करते हैं। और एक आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है किसी को पार्डन देने की, रेप्राइव देने की। जैसे कि हम सुनते हैं न्यूज में कि इसकी सजा प्रेसिडेंट ने कम कर दी या फिर इनकी सजा माफ कर दी, 10 साल से 5 साल कर दी। ये सब चीजें करने की पावर प्रेसिडेंट को कौन देता है? आर्टिकल 72 देता है। अब हम सारे आर्टिकल्स को जल्दी जल्दी समझेंगे, बिकॉज वो इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है। तो 52 से शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल बोलता है कि देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 53 डील करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की। टेंशन ना लो, लास्ट में मैंने सारी प्रेसिडेंट की पावर्स जो है एक टेबुलर फॉर्म में लिखी हुई है, हम तब उसको वहां पे अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है वो डील करता है इलेक्शन के साथ और इलेक्शन का मैनर क्या होगा, और उसमें इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, क्योंकि आप और हम जाके तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं देते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर जाके वोट दे सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी वोट दे सकते हैं। और जो यूटी है, यूटी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट दे सकते हैं। और ये आया था 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, उससे पहले ये नहीं था। आर्टिकल 56 बताता है कि कितने साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे। आर्टिकल 57 जो है वो एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन बताता है कि प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आर्टिकल 58 डील करता है क्वालिफिकेशन की, कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होंगी, कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, और वो एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। आर्टिकल 59 डील करता है कि प्रेसिडेंट के उनके ऑफिस में रहने की कंडीशंस क्या होंगी, कि उनको संविधान की रेस्पेक्ट करनी है, इस तरीके से कंडीशंस बताता है कि उन्हें कोई प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। और आर्टिकल 60 डील करता है ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ओथ जो प्रेसिडेंट लेंगे वो आर्टिकल 60 के तहत बताया गया है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को, बिकॉज पीएम को तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 डील करता है कि प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या होगा, वो हमने आगे लिखा हुआ है, हम वहां पे समझेंगे उसको डिटेल में। अब जैसे मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप या मैं जाके वोट नहीं देते हैं, एमएलए वोट देते हैं, एमपीज वोट देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, लोकसभा राज्यसभा के एमपी एमएलए वोट देते हैं। तो उनकी वोट की वैल्यू क्या होती है वो हम निकालते हैं इन बाय दिस फॉर्मूला। अब मेरी बात समझो, ये फॉर्मूला क्या पता एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दें, आपको बोल दे कि बताओ रियल फॉर्मूला कौन सा है, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखी है। इसलिए एमएलए की वोट की वैल्यू जानना जरूरी है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे पता चलेगी? उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है वो लिखो ऊपर। पॉपुलेशन कैसे? अब पॉपुलेशन तो बदलती चली जा रही है ना हर साल, तो हर साल थोड़ी गिनोगे। 1971 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी वो लिखेंगे। नीचे उसके जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उनकी संख्या लिखेंगे और उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 1/1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हमें प्लस करने में आसानी हो, एक पूरी डिजिट मिल जाए। फिर अब हम एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ एमएलएस। एक कंट्री में जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में जितने भी एमएलए हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूपी का निकाल लिया सपोज इस फॉर्मूले से, फिर इसी फॉर्मूले से हम अपने सारे स्टेट्स का निकालेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ फिट कर देंगे। उसके बाद नीचे हमारे जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, मीन्स एमपी फ्रॉम राज्यसभा एंड एमपी फ्रॉम लोकसभा इलेक्टेड जो है उनको यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। तो इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी एमपी की। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
अगर नहीं हुई है तो पीछे जाके दोबारा से सुनो, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम। अच्छा, जैसे हम डायरेक्ट इलेक्शन होता है मोदी जी का, पीएम का, मोदी जी एकदम, हाँ, इतने साल से मोदी जी पीएम रह चुके हैं ना कि पीएम के नाम पे मोदी जी ही निकल रहा है। चलो उस चीज को छोड़ो। जैसे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। पीएम को जाके जो हम लोग वोट देते हैं तो हमारे पीएम बनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम लोग वोट ही नहीं देते हैं। तो इनका जो इलेक्शन होता है, जैसे पीएम के इलेक्शन में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस पार्टी का सदस्य जो है वो पीएम बन जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोटिंग इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल टाइप यूज होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, मेरे चैनल पे बहुत जल्दी इस इलेक्शन मेथड्स को समझाते हुए वीडियो आ जाएगी, बट अभी इस चीज को समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि एसटीवी क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सिर्फ ये पूछेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस इलेक्टोरल सिस्टम से होता है, उस कौन से इलेक्शन मेथड से होता है। तो कौन से इलेक्शन मेथड से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ऊपर जो ये आर्टिकल 62 है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 62 में ये है कि अगर प्रेसिडेंट की या तो वो रिजाइन कर देते हैं या फिर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, मीन्स ऑफिस में वैकेंसी आ जाती है, तो विद इन 6 मंथ उस वैकेंसी को फुल करना होगा, उसको फिल करना होगा। और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो बचे हुए टाइम के लिए नहीं आएंगे, वो पूरे टर्म के लिए आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे। अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर होना है प्रेसिडेंट के पद पर, तो उसको एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट होता है, उतने तो लाने ही पड़ेंगे कि इतने हैं। अगर 100 में से 70 वोट तो लाने ही पड़ेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे इलेक्टोरल कोटा दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पूल्ड अपॉन नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 ये जो इलेक्टोरल कोटा है उसका फॉर्मूला दिया गया है कि जितने भी वोट्स डलेंगे उसको लिखेंगे, अपॉन में जितने लोग खड़े हैं उतने लिखेंगे, 1 खड़ा है या 2 खड़े हैं या 3 खड़े हैं, उस वो लिखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज में, उसको +1 कर देंगे और फिर यहाँ पे भी +1 कर देंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए? 35 ईयर्स का इंसान होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा की मेंबरशिप के लिए, और इलेक्शन में खड़े होने से पहले उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है कि ये रही हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट। और उनको अगर एटलीस्ट उनको 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो उनका वो जो आपने शब्द सुना होगा ना, न्यूज में हम लोग सुनते हैं इनकी तो जमानत जब्त हो गई। हाँ, अगर उनको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उनकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी। इसको बोलते हैं कि जमानत जब्त कर ली जाएगी। अगर 1/6 वोट से ज्यादा मिल जाते हैं, एटलीस्ट 1/6 वोट मिल जाते हैं, तो उनकी ये 15,000 रुपीज वापस कर दिए जाते हैं। ध्यान रखना, इट्स 15,000 रुपीज। आप मुझे बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है। अब यहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या होता है। प्रेसिडेंट को ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हटाया जा सकता है। अगर उन्होंने संविधान का वायलेशन किया है, संविधान के दायरे में रह के चीजें नहीं करी हैं, तभी उनको हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान के दायरे के बाहर जाके चीजें क्या होती हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, अगर हमें प्रेसिडेंट को हटाना है, इम्पीचमेंट मोशन उनके खिलाफ लाना है, तो 14 डेज पहले उनको नोटिस देना होगा, और किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में आएगा या सिर्फ राज्यसभा में आएगा। सपोर्टेड बाय 2/3 मेजोरिटी, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मींस 2/3 जो मेंबर हैं पूरे हाउस के, उनकी सहमति होनी चाहिए, और 14 डेज पहले उनको नोटिस दे देना चाहिए। रिजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेंबरशिप। अच्छा, अब कैसे हटाया जाएगा उसका पूरा प्रोसेस दिया है कि किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, एक रेजोल्यूशन पास होगा बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। उसके बाद वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। मीन्स अगर राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो फिर लोकसभा में भेज दिया जाएगा, लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब जब दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इनके चार्जेस पे कि ये बात ठीक है या नहीं है, प्रेसिडेंट को हटाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपनी बात लोगों के सामने, उनके सामने रख सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये मोशन पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, नहीं हुआ तो वो इम्पीच नहीं हुए। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं इस पूरे सेंटेंस को फ्रेम करना भूल गई हूं। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, किसके? दिल्ली के, पुडुचेरी के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये पार्टिसिपेट करेंगे इनको इलेक्शन में, बट इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो राज्यसभा और लोकसभा तक ही लिमिटेड है। इसके सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे इम्पीचमेंट के प्रोसेस में, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। लेकिन इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के। आई होप ये अब क्लियर हो गया है। इसके बाद आता है
इन केस ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी के टाइम पे क्या होगा, जो इलेक्शन है वो 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, और फिर जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे वो पूरे टर्म के लिए बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 2.5 साल बाद किसी प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो 2.5 साल के लिए बनते हैं, नहीं, वो पूरे के पूरे 5 साल के लिए बनते हैं। जो अगर वैकेंसी है, मीन सपोज प्रेसिडेंट छुट्टी पे चले गए तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम आएंगे उनकी जगह पे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी छुट्टी पे है और प्रेसिडेंट भी छुट्टी पे है तो सीजीआई होंगे। ऐसा एक बार ही हुआ था, एम हिदायतुल्ला जी ने 10th सीजीआई थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 10th या 11th सीजीआई थे। आप मेरे को क्लियर कर देना कमेंट सेक्शन में, 10th या 11th सीजीआई थे हमारे इंडिया के एम हिदायतुल्ला, वो प्रेसिडेंट के पद पर बैठे थे जब वो सीजीआई थे। अगर सीजीआई भी छुट्टी पर है तो सीनियर मोस्ट जज बैठेगा, अगर वो भी छुट्टी पे है तो मुझे नहीं पता। अब फिर आप वो आरटीआई डाल के या कुछ भी डाल के पूछ सकते हैं। और जब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको सेम प्रिविलेज मिलेगी वो जो प्रेसिडेंट को मिलती है। अब जैसे मैंने बोला था मैं सारी पावर्स लिख के लाई हूँ प्रेसिडेंट की, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? ऑल एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। आपने देखा होगा जो भी हम डिसीजन लेते हैं, स्टेट या गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। पीएम अपॉइंट करते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो पीएम की एडवाइस पे ही अपॉइंट करते हैं पीएम। गवर्नर अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ये सारे के सारे अपना ऑफिस होल्ड करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कैन अपॉइंट कमिश्नर टू इन्वेस्टिगेट कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ये कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं ये जानने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस की क्या सिचुएशन चल रही है हमारे भारत में। कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया। किसी भी एरिया को ये शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और ये यूटीज एडमिनिस्टर करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? ये किसी को भी समन या मतलब किसी को भी नहीं, सॉरी, पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर इनके पास होती है। जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनको ये नॉमिनेट करते हैं। डिसाइड ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। हिज प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है कुछ बिल इंट्रोड्यूस करने में, कुछ बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में, जैसे कि मनी बिल। अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो पहले प्रेसिडेंट से उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है। बिल बिकम्स एक्ट। बिल तभी एक्ट बनेगा जब उसको उनकी जब बिल को उनका एसेंट मिल जाएगा। फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, लेज बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पार्लियामेंट के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं वो प्रेसिडेंट रखते हैं। अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैम वो तो निर्मला सीतारमन रखती आ रही हैं, सीतारमन जी रखती आ रही हैं इतने टाइम से, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट रखता है? बच्चा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर ये प्रेसिडेंट को दी गई है। फिर किस आर्टिकल के तहत या फिर किसी एक्ट के तहत ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट ने अपनी निर्मला सीतारमन जी को ट्रांसफर की हुई है। डायरेक्टली निर्मला सीतारमन जी को नहीं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको ट्रांसफर की गई है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। ओके, उसके बाद में एक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी एनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर। मतलब अगर कोई बाढ़ आ गई या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई जो एकदम से आ गई तो उस टाइम पे जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें से ये लोग नहीं, प्रेसिडेंट जो है अपना एडवांस उसमें से ये पैसे निकाल सकते हैं। और फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं। उनके पास कुछ जुडिशरी पावर भी होती है। ये सीजीआई अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं। कैन सीक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था आर्टिकल 143। ये जो पावर है प्रेसिडेंट की, किसी भी लॉ पे अगर उनको कंफ्यूजन है या कुछ भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत उनको पावर मिली है? आर्टिकल 143 के तहत। वो पार्डन कर सकते हैं, रेप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन सस्पेंड, मतलब वही किसी की सजा कम कर सकते हैं, किसी को माफ कर सकते हैं, किसी की इम्प्रिजनमेंट, अगर किसी को जिंदगी भर की सजा मिली थी तो उसको कम कर सकते हैं, या किसी को 50 की मिली थी तो उसको 25 की कर सकते हैं, इस तरीके से। या फिर पूरा पार्डन भी कर सकते हैं कि पूरी ही सजा खत्म कर दी। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो होती हैं वो इनके बिहाफ पे होते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। उसके बाद इनके पास कुछ मिलिट्री पावर्स भी होती हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं ये डिफेंस फोर्सेस के। ध्यान रखना, डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ये हमारे चीफ, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये कभी भी, मतलब अगर कोई वॉर हो गया हमारी कंट्री में तो उसको डिक्लेयर करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। पीस कंक्लूड करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद आर्टिकल 111 डील करता है असेंट टू बिल्स, गिव, विदहोल्ड, रिटर्न। ओके, आर्टिकल 111 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बिल्स को एसेंट देने की बात करता है कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आ गया तो या तो उसको एसेंट दे सकते हैं, या तो अपना एसेंट रोक सकते हैं, देंगे ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बिल रख के बैठ गए हैं, या फिर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा या राज्यसभा को बिल रिटर्न कर दिया
तो और फिर वहां पे अगर उनकी मर्जी है अब लोकसभा राज्यसभा वालों की, वो चेंजेस करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो करे चाहे ना करे, लेकिन अगर उन्होंने वो बिल वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो अब प्रेसिडेंट की मजबूरी हो गई है कि उन्हें अपना एसेंट देना ही देना होगा। तो 3 तरीके की वीटो है हमारे संविधान में। होती 4 तरीके की वीटो है, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 1 के तहत सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो की बात की गई है। क्वालिफाइड वीटो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, ये यूएसए का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है। सस्पेंसिव वीटो बेसिकली ये हो गया कि सपोज प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने रिटर्न कर दिया, टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर पार्लियामेंट वापस पास कर देगी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, और अब जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो उन्हें एसेंट देना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने बात की। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में डिफरेंस क्या होता है। अगर प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि वो इस बिल पे साइन ही नहीं करेंगे, तो बिल हमेशा के लिए परमानेंटली खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकसभा का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया, तो जब नई लोकसभा बन के आई तो वो प्रेसिडेंट को बोल देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस बिल को पास करने की, आप इसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, इसको मना कर दीजिए। तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट साफ साफ नो बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब आता है एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो में क्या डिफरेंस है। एब्सोल्यूट वीटो हो गया कि प्रेसिडेंट ने बिल को ना ही बोल दी और बिल परमानेंटली खत्म हो गया। पॉकेट वीटो होता है कि प्रेसिडेंट कुछ कहते नहीं है, बैठे रहते हैं, ना यस कहते हैं ना नो कहते हैं। नो कह देंगे तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा, बट वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं, ना यस कहते हैं ना नो कहते हैं। अगर उन्होंने नो कह दिया, जैसे एब्सोल्यूट वीटो के केस में वो नो कह देते हैं, तो बिल क्या होता है, वहीं पे डेड हो जाता है। लेकिन पॉकेट वीटो के केस में बिल फंस जाता है, क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट यस बोल रहे हैं और ना प्रेसिडेंट ना बोल रहे हैं। इसके बाद आता है क्वालिफाइड वीटो क्या होता है। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ। अगर सपोज अमेरिकन का प्रेसिडेंट है, उसके पास बिल आता है, उसको नहीं करना है, उसने मना कर दिया कि मैं ये बिल मुझे नहीं पसंद आया, उसने वापस भेज दिया वहां पे अपना जो उसके सपोज वहां पे जो उसकी लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे उन्होंने वापस भेज दिया वहां के प्रेसिडेंट ने बिल। अब वहां की प्रेसिडेंट क्या करेगी, वहां का लोकसभा क्या करेगा, उसको हायर मेजोरिटी से, मींस अगर वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हुआ था ना, उसको और स्पेशल मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, लेकिन अब प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। ये होती है क्वालिफाइड वीटो। इसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1971 में। यहाँ पे ये बोल दिया गया था कि अगर कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है तो ऐसे बिल पे प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। ये 24th अमेंडमेंट 1971 के तहत आया था। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल 123। इसमें क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस इशू करने की। अभी हमने प्रेसिडेंट के कितने आर्टिकल कर लिए हैं, 52 से 62 कर लिए हैं। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, 111 पढ़ा है, 143 पढ़ा है, एक 123 आ गया। 123 बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है। जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितने टाइम का समय हो सकता है, 6 मंथ। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस ले आए और जैसे ही नई पार्लियामेंट सॉरी, जब लोकसभा सेशन में आएगी, तो विद इन 6 मंथ उसको वो ऑर्डिनेंस को पास करना होगा, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है लैप्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से कितना मैक्सिमम टाइम हो गया एक ऑर्डिनेंस का, एक तो 6 मंथ जो दोनों सेशन के टाइम के बीच का मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, और 6 वीक्स। तो 6 कितना होता है, 7.5 मंथ्स। तो 6 मंथ 6 वीक्स जो होते हैं, 7.5 मंथ जो है मैक्सिमम लाइफ होती है एक ऑर्डिनेंस की। प्रेसिडेंट कब करते हैं, जब कोई भी हाउस सेशन में नहीं होता है, और ये प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं है कि जब प्रेसिडेंट का मन करा, हाउस सेशन में नहीं है तो उन्होंने कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया। जब उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, वो तभी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और किन सब्जेक्ट्स पे कर सकते हैं, जिन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट पे वो ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हैं। और जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा से रीअसेंबल होगा, सेशन में आएगा, तभी विद इन 6 मंथ उनको वो पास कर देना होगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस। लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत वो, अगर उनका अब प्रेसिडेंट का मन कर रहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देता हूँ, सीओएम चालाकी कर रहा है कि ऐसे ऐसे करके ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवा देते हैं ऑर्डिनेंस के तहत, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अमेंडमेंट वाली चीजें ऑर्डिनेंस के द्वारा नहीं कर सकते हो। ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन होती है कि मीन्स प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, भले से सीओएम की एडवाइस पे करते हैं, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, ये कोई प्रेसिडेंट की ही पावर नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये सीओएम की एडवाइस पे करते हैं। और ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, मींस पीछे जाके भी वर्क कर सकती है। अगर कोई टैक्स रिलेटेड लॉ आ रहा है तो वो 2025 में आ रहा है, तो वो 2024 से काम कर सकता है, 2024 से लागू हो सकता है। तो ये जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, 1970 में कूपर केस आता है, उसमें ये बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन एक 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1975 में, जो कहता है कि नहीं, आप इसका रिव्यू नहीं कर सकते, आप ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो।
उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1978 में, जो इस प्रोविजन को डिलीट कर देता है और बोल देता है कि जो ऑर्डिनेंस अगर कोई प्रेसिडेंट पास करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद आता है व्हाट इज द ओके, अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। What is the minimum age required to be eligible for the office of president of India? मिनिमम एज क्या चाहिए हमें अगर हमें प्रेसिडेंट बनना है? मैंने आपको बताया था इट्स 35 ईयर्स। उसके बाद कौन सा आर्टिकल डील करता है विद इम्पीचमेंट प्रोसीजर? इट इज आर्टिकल 61। अब यहाँ पे मेरे को ये क्वेश्चन देख के याद आ रहा है, मैंने आपको इम्पीचमेंट के टाइम पे बता दिया था, क्लैरिफाई करो, मैंने आपको इम्पीचमेंट के टाइम पे बता दिया था कि 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। इट्स नॉट 50 लोग, इट इज 50 लोगों का सपोर्ट हमें तब चाहिए होता है जब प्रेसिडेंट नॉमिनेशन फाइल करने जाता है, और उसके पीछे भी 50 लोग होने चाहिए जो बोले कि हाँ, ये जो 50 लोग बोल रहे हैं कि इनको प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इम्पीचमेंट के टाइम पे ये होना चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए है। इसके बाद कितने इलेक्टर्स हमें चाहिए जो प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन को सपोर्ट करें? 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए, मतलब 50 लोग बोले कि हाँ, हम इनके साथ हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने आए हैं प्रेसिडेंट का, हम चाहते हैं कि ये नॉमिनेशन करें, ये इलेक्शन में खड़े हों प्रेसिडेंट के। और उन 50 लोगों के पीछे भी 50 लोग चाहिए जो बोले कि हाँ, हम इन 50 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने लोगों का साथ ऐसे चाहिए होता है? आपको कितने प्रपोजर और कितने प्रपोजर्स और कितने सेकेंडर्स आपको चाहिए होते हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन? उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ वीटो अलाउज इंडियन प्रेसिडेंट टू कीप बिल पेंडिंग? कौन सी वीटो होती है जिसके तहत जो बिल है वो कितने भी समय तक प्रेसिडेंट इनडेफिनेटली पेंडिंग रख सकते हैं? इनडेफिनेटली पेंडिंग पॉकेट वीटो ही होती है ऑफ कोर्स। हु एडमिनिस्टर्स ओथ? ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? इट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस इन निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन नहीं है? नॉट पे बहुत ज्यादा क्लेरिफाई करना है, नॉट पूछ रहा है प्रेसिडेंट ऑफिस में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन? सैलरी जो होती है प्रेसिडेंट की वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, नॉट पूछ रहा था इसलिए ये सही हो गया। आई होप यू गेट इट। मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ इंडिया इसलिए नहीं होगा, अगर बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो पार्लियामेंट के एमपी या एमएलए बन के नहीं रह सकते हैं। हु डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट? मैंने क्या बोला था, अगर प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो सीजीआई होंगे, सीजीआई भी नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज होंगे। अगर आपको उसके बाद की भी जानना है कि कौन होंगे तो आप आरटीआई फाइल कर दो या किसी तहत मोदी जी को ट्वीट कर दो या ट्विटर पे ट्रेंड चला दो, तो फिर आप पता कर सकते हो, मुझे नहीं पता है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? मैंने बताया कौन से आर्टिकल के तहत जो प्रेसिडेंट है हमारे वो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करते हैं, इट्स आर्टिकल 123। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंसेस? मैंने आपको बताया था 6 मंथ 6 वीक्स, दैट मीन्स इट इज 7.5 मंथ। एंड ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, एक ऑर्डिनेंस एन ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन, पढ़ो ऑप्शंस, ही सी फील एंड ऑर्डिनेंसेस शुड बी प्रोमलगेटेड, जब उसको लगे। उसकी फीलिंग पे तो काम नहीं होंगे ना, प्रेसिडेंट की फीलिंग पे काम नहीं होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करे, ऐसी तो कोई चीज हमने पढ़ी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को? जब पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास कर दे या सीओएम एडवाइस करे, जब सीओएम एडवाइस करे तब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन 6 मंथ। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड एनी हाउस, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जरूरी नहीं है लोकसभा में ही आएगा या जरूरी नहीं है राज्यसभा में ही आएगा। अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंटिल एंड अनलेस, एक बिल जो है वो कब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि उसको प्रेसिडेंट का एसेंट ना मिल जाए। मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होती है? मिनिमम एज तो 35 होती है, पर मैक्सिमम एज क्या होती है प्रेसिडेंट की, बताओ? ऐसी कोई लिमिट हमारा संविधान नहीं बताता है। तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस एंड दीज ऑल आर द थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर लास्ट में एक बार समराइज करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, प्रेसिडेंट जो है उनको फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। पार्ट फिफ्थ में यूनियन के बारे में बताया गया है, उसमें प्रेसिडेंट वन ऑफ द पार्ट है। जब इनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जब इनकी इलेक्शन की बात आती है तो दोनों हाउसेस के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, और यूटीसी सिर्फ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद जो चीज़ है एकदम से पढ़ने वाली वो इम्पीचमेंट है। 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। टू थर्ड ऑफ टोटल जितने भी हाउसेस की मेंबरशिप है उसके 2/3 लोग जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए कि हाँ इम्पीचमेंट आना चाहिए। और इम्पीचमेंट किस बेसिस पे होगा? जब संविधान के दायरे के बाहर जाके इन्होंने कुछ काम करा होगा, और जब इनको हटाया जाएगा
तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स और दिल्ली पुडुचेरी के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके बाद इनकी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिलिट्री पावर्स हैं, वो आप पढ़ सकते हो। और जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के। आर्टिकल 111 बताता है या तो प्रेसिडेंट बिल को एसेंट देंगे या तो रख सकते हैं, एसेंट रखे नहीं दे रहे हैं, या तो वो बिल को मना कर दिया या फिर एसेंट दे दिया, ये 3 कंडीशन होती हैं। क्वालिफाइड वीटो हमारे इंडिया में नहीं है। उसके बाद ये हम क्लियर कर चुके हैं, 123 ऑर्डिनेंस की पावर होती है, उस पे हम ये 2-3 क्वेश्चन एंड में लगा चुके हैं, तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना है विद फैक्ट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।